हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कॉमर्स 4 जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं, नहीं देखे हैं अगर आपने तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है हमारा रहेगा स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का इम्पोर्टेंस देखा। पहले तो हमने प्लानिंग एंड कंट्रोल देखा कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस देख लिया डिटेल में कि क्या क्यों ज़रूरी है प्लानिंग करना एंड कंट्रोल करना, राइट। तो अभी ये जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की हम बात करें तो उसमें एग्जैक्टली स्टेप्स क्या रहेंगे वो हमें इस टॉपिक में करना है। तो शुरुआत करते हैं। Production planning and control (PPC) involves certain steps to ensure smooth flow of production. प्रोडक्शन प्लानिंग करना ज़रूरी है ताकि मार्केट में रेगुलर सप्लाई मिलती रहे कंज्यूमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को रेगुलर सप्लाई मिलती है तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं एंड उसकी वजह से बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है एंड बिजनेस प्रॉफिट बढ़ता है। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो हम फिर या बिज़नेस सही से ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी उसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं, तो अभी यहाँ पे उन लोगों ने एक हमें डायग्राम के ज़रिए बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे करना है रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है रूटिंग, ठीक है। अभी पहले स्टेप की बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो हमें कोई एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है। प्लेस ए से हमें प्लेस बी तक जाना है, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से हम पहुंच सकते हैं, ए टू बी पहुंच सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके। शॉर्टेस्ट रूट जो होगा वो हम ट्राई करेंगे और हम बराबर से सेफली सही से पहुंच जाएं, ये हम सोचेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बात करें रूटिंग। व्हाट इज़ रूटिंग? कि जो भी बिज़नेस के प्रोडक्शन के जो भी प्रोसेस है अलग अलग, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो होने वाले हैं तो वो प्रोसेस को सीक्वेंस एक सही तरीके से डिसाइड किया जाएगा, एक सही तरीके से उसका पाथ बनाया जाएगा ताकि प्रोडक्शन सही टाइम पे हो जाए एंड क्वालिटी प्रोडक्शन हो एंड चीपेस्ट कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। उसे हम कहेंगे रूटिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल कार प्रोडक्शन का बिजनेस है किसी का, ठीक है। कार बनाने का बिजनेस है। अभी कार बनाने के तो बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं ओवरऑल कि चलो कार को डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद रॉ मटेरियल लाया गया, उसके बाद उसके पार्ट्स बनाए जाएंगे, पार्ट्स असेंबल किए जाएंगे, ठीक है। कलरिंग होगा, टेस्टिंग किया जाएगा कार का। इन डिटेल तो बहुत सारी प्रोसेस रहती है, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब ये जितने भी प्रोसेस करने हैं कार प्रोडक्शन के लिए, तो इन प्रोसेस को सही से उसका पाथ बनाया जाएगा, सही से उसकी सीक्वेंस बनाई जाएगी। तो वो सीक्वेंस या पाथ कैसे रहेंगे कि जहाँ पे प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो, ठीक है। ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाना नहीं है, कम से कम कॉस्ट में क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस हो जाए और वो भी ऑन टाइम प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। उसे हम कहेंगे रूटिंग। Now production planning and control starts with routing. Routing can be defined as the process of deciding the path of work and the sequence of operations. क्या डिसाइड करना है? पाथ ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस होने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने कहा कार बनानी है तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उसमें डिज़ाइनिंग होगी, रॉ मटेरियल आएगा, पार्ट्स असेंबल होंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो
किन सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। नाउ द ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटिंग इज टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस of operation to be followed in manufacturing process. It ensures smooth flow of work. के बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस हमें ढूंढना है, इसके लिए हम रूटिंग करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क मिले इसके लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बहुत सारे ऑप्शन से, बहुत सारे रास्तों से हम जा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन रहेगा तो हम स्मूथली जा सकते हैं, हमारे कॉस्ट भी उसमें कम हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट रूटिंग। अभी इसके प्रोसीजर की बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इस स्टेप में। तो सबसे पहला आएगा डिटरमाइनिंग व्हाट टू मेक एंड व्हाट टू परचेज। हमें क्या गुड्स बनाना है, यानी कि कौन सा फिनिश गुड्स हमें बनाना है, एंड व्हाट टू परचेस, उसके लिए हमें क्या खरीदना है। रॉ मटेरियल, कार बनानी है तो पार्ट्स क्या होंगे, उस रॉ मटेरियल उसके क्या होंगे, ठीक है। व्हाट टू परचेज। नेक्स्ट इज डिसीजन ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। किस क्वालिटी का हमें गुड्स बनाना है और कितनी क्वांटिटी मटेरियल, कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लॉट साइज। प्रोडक्ट का लॉट साइज डिसाइड करना होगा। डिसीजन ऑन स्क्रैप फैक्टर। प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ऑफ कोर्स स्क्रैप तो जनरेट होगा ही होगा, तो डिसीजन ऑन स्क्रैप फैक्टर्स। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ रूट शीट। रूट शीट बनाया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ रूट शीट। प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म्स। रूट शीट बनाया जाएगा, क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस किन सीक्वेंस में होने वाले हैं उस रिलेटेड रहेगा प्रिपरेशन ऑफ रूट शीट। एंड नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे चेक तो करना होगा, ठीक है। जो भी प्लानिंग किया था उसे चेक तो करना है, तो उसके लिए प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म, ठीक है। तो ये रहेगी प्रोसीजर ऑफ रूटिंग, जो है फर्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट इज लोडिंग। लोडिंग की बात करेंगे तो व्हाट इज लोडिंग? तो लोडिंग इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन, कंप्यूट करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, ऑफ टोटल ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेस फॉलो होने हैं, मान लो हमने कहा कार बनानी है, उसका डिज़ाइनिंग करना है, कलरिंग करना है, पार्ट्स बनाने हैं, सारे ही प्रोसेस का हमें कंप्यूट करना है टोटल ऑपरेशन टाइम सबका मिला के। Now the total time required to perform the operation is computed by multiplying the unit operation time stated on the standard process sheet by number of units or parts to be produced। जितनी भी क्वांटिटी हमें बनानी है उसके साथ हम यूनिट क्वांटिटी, यानी कि एक क्वांटिटी का जो टाइम लगने वाला है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 10 कार्स बनानी है और हम कहे कि कलरिंग का टाइम हम कहे कि 2 घंटे लगेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक कार का, तो फिर उस हिसाब से 20 आवर्स हम काउंट करेंगे, तो टोटल ऑपरेशन टाइम हम कहेंगे 20 आवर्स। नाउ लोडिंग लीड्स, अब ये जो हम लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग का जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल ऑपरेशन टाइम, तो ये लोडिंग लीड्स क्यों कर रहे हैं हम? लोडिंग लीड्स to preparation of tabulated list or chart showing the planned utilization of machines or workstation in manufacturing units। ये जो हमने आवर्स कैलकुलेट किए या टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं या फिर हम टेबुलेटेड शीट या चार्ट बना सकते हैं किस चीज़ का? यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स और वर्क स्टेशन।
मशीन हम कितने आवर्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क स्टेशंस कितने यूज़ करने पड़ेंगे, वो हम सोच सकते हैं। मान लो हम कहें 100 आवर्स हमें चाहिए लगेंगे, टोटल ऑपरेशन टाइम हमारा 100 आवर्स है, और हम कहें कि रोज़ का हमारा 10 डेज़ मशीन चलता है, तो फिर उस हिसाब से हमें आइडिया आ जाएगा और हम टैबुलेटेड शीट या चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा सेकेंड स्टेप, लोडिंग। नाउ थर्ड इज शेड्यूलिंग। ठीक है, सबसे पहला हमने किया रूटिंग, यानी कि सीक्वेंस एंड पाथ डिसाइड किया हमने प्रोसेस का। सेकेंड हमने किया लोडिंग, उसमें हमने कंप्यूट किया टोटल ऑपरेशन टाइम डिसाइड कर दिया टोटल, ताकि हमें पता चले कि मशीन्स का यूटिलाइजेशन कितना होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग। अभी थर्ड हम बात करेंगे शेड्यूलिंग की। अभी शेड्यूलिंग करना है, यानी कि स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम डिसाइड करना है फॉर ईच ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अभी कार की बात कर रहे हैं हम लोग, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। डिज़ाइनिंग में कितना टाइम लगेगा, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम डिसाइड करना है। रॉ मटेरियल लाने में कितना टाइम लगेगा, स्टार्टिंग फिनिशिंग टाइम। सेम वे पार्ट्स असेंबल करने में कितना लगेगा, पार्ट्स बनाने में कितना लगेगा, कलरिंग में कितना लगेगा, टेस्टिंग में कितना लगेगा। ठीक है, सारी ही प्रोसेस का स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, उसे हम कहेंगे शेड्यूलिंग। जैसे मान लो हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सारी ही चीज़ों का हम टाइम टेबल बना देंगे कि मान लो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सारे ही सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, हम टाइम टेबल बना देंगे, शेड्यूल बना देंगे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन करना है, कब शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, उस चीज़ को हम कहेंगे शेड्यूलिंग। नाउ इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अभी ऑब्जेक्टिव, ये शेड्यूलिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज टू इंश्योर द completion of each operation और एक्टिविटी ऑन टाइम। हमने कहा एग्ज़ाम आने वाली है, हमने टाइम टेबल बनाया, शेड्यूलिंग किया, कौन सा सब्जेक्ट कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, रिवीजन कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, वो हमने बना दिया। क्यों बनाया, पर्पस क्या है, ऑन टाइम हम पढ़ाई ख़त्म कर ले, ऑन टाइम रिवीजन ख़त्म कर ले, ये हमारा पर्पस है। तो सेम यहाँ पे भी हम क्यों शेड्यूलिंग कर रहे हैं, टू एंश्योर कंप्लीशन ऑफ ईच ऑपरेशन और एक्टिविटी ऑन टाइम। कार प्रोडक्शन करनी है तो डिज़ाइनिंग सही टाइम पे स्टार्ट हो, फिनिश हो, पार्ट्स सही टाइम पे आने शुरू हो जाए, आ जाए। ठीक है, पार्ट्स असेंबल हो जाए, कार बन जाए, कलरिंग हो जाए, सारी चीज़ें ऑन टाइम शुरू हो, ऑन टाइम ख़त्म हो। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा इस स्टेप का, शेड्यूलिंग का। नाउ प्रोसीजर की बात करते हैं, तो सबसे पहला आएगा लिस्टिंग आउट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। शेड्यूलिंग करना है तो सबसे पहले तो एक्टिविटीज़ लिखनी होगी कि कौन कितनी एक्टिविटीज़ है, तभी जाके शेड्यूलिंग कर पाएंगे। तो लिस्टिंग आउट ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग द स्टार्ट टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी। स्टार्ट टाइम सारी ही एक्टिविटी का डिसाइड कर लेना है। डिसाइडिंग द फिनिश टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी, फिनिश टाइम डिसाइड कर लेना है। प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल करना है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ हमने लिख ली, सबका स्टार्ट टाइम लिख लिया, सबका फिनिश टाइम लिख लिया, एंड हमने टाइम टेबल बना दिया। तो ये स्टेप रहेगा शेड्यूलिंग। ठीक है, अभी यहाँ तक बात हो गई। अभी आगे हम करने वाले हैं डिस्पैचिंग। ये सारी चीज़ें हमने सोच ली, रूटिंग कर लिया,
कौन सी प्रोसेस पहले होगी बाद में होगी, सीक्वेंस डिसाइड कर ली, उसके बाद लोडिंग कर लिया, टोटल टाइम डिसाइड कर लिया, टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन, ताकि हमें मशीन का यूटिलाइजेशन पता चल सके, एंड उसके बाद हमने शेड्यूलिंग कर दिया। ठीक है, अभी काम करना है डिस्पैचिंग का। नाउ व्हाट इज डिस्पैचिंग? शेड्यूलिंग कर लिया है तो फिर काम देना पड़ेगा किसी को करने को लिए। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने शेड्यूलिंग कर दिया, कब तक कार बन जानी चाहिए, सारी प्रोसेस, इसके स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, सब कुछ रेडी है। अभी वो उसके एम्प्लॉयज़ को बताएगा, काम असाइन करेगा, वर्क असाइन करेगा। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेस यूज़ करने हैं वो असाइन करेगा, उस चीज़ को हम कहेंगे डिस्पैचिंग। So now it involves assigning of work and giving orders and instructions to the machine operators and others involved in manufacturing process so that the work is completed as per the schedule. क्या हो रहा है यहाँ पे? Assigning of work, काम बताया गया एम्प्लॉय को, and giving orders, orders दिए गए एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए गए, किसको? टू द मशीन ऑपरेटर्स एंड अदर्स। मशीन ऑपरेटर हो, दूसरे एम्प्लॉयज़ हो जो प्रोडक्शन का काम करते हो, उन्हें ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए गए फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्यों दिए गए? ताकि काम कंप्लीट हो सके एज पर शेड्यूल, ऑन टाइम काम ख़त्म हो सके, ऑन टाइम प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सके। नाउ ऑब्जेक्टिव क्यों किया जाता है डिस्पैचिंग? सो द पर्पस ऑफ डिस्पैचिंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन is to ensure that the machine operators understand what is expected of them and that they do the right thing at the right time and complete the production on time. डिस्पैचिंग का क्यों ज़रूरत है? जो एम्प्लॉय को एक्चुअल में काम करना है, जिस एम्प्लॉय को, लेबर को या मशीन ऑपरेटर को एक्चुअल काम करना है, एक्चुअली प्रोडक्शन करके देना है, उसे पता चले कि एग्जैक्टली उसे कब काम शुरू करना है, एक्टिविटी कब शुरू करनी है, कब ख़त्म करनी है, कितना मटेरियल यूज़ करना है, किस क्वालिटी का गुड्स बनाना है, कौन से टाइम पे प्रोड्यूस करके देना है, ये सारी ही चीज़ें उसे पता रहे, इसी के लिए डिस्पैचिंग स्टेप फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर। अब डिस्पैचिंग की प्रोसीजर क्या है? तो डिस्पैचिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसीजर। सबसे पहला है अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। मशीन्स एंड टूल्स अरेंज करने होंगे जितने भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑफकोर्स मशीन अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तभी तो हम एम्प्लॉय को बोल पाएंगे कि आप काम करो, ऑर्डर्स फॉलो करो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। रिसोर्सेस ही नहीं है तो फिर वो लोग काम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज असाइनिंग वर्क टू द मशीन ऑपरेटर्स एंड अदर्स। ये चीज़ें अवेलेबल होने के बाद असाइन कर देना है वर्क टू द मशीन ऑपरेटर्स एंड अदर्स, यानी कि दूसरे जो लेबर या एम्प्लॉयज़ हैं उनको, एंड उसके बाद इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स को ऑर्डर्स देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। नेक्स्ट इज इशूइंग ऑर्डर्स टू द टूल्स डिपार्टमेंट टू सप्लाई टूल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इन्हें ऑर्डर तो हमने दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, मशीनरी एंड टूल्स अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन चालू होगा, होते जाएगा, स्टेडी प्रोडक्शन होते जाएगा, वैसे वैसे और भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते जाएगा, टूल्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो टूल्स डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ऑर्डर्स देने हैं कि वो रेगुलर सप्लाई करते रहे टूल्स की एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद लास्ट है मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन। रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पहले हमने शेड्यूल तो बना दिया
कि कब एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, ख़त्म होनी है, शेड्यूल बना दिया है। अभी एक्चुअल काम हो रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड तो रखना होगा कि एक्चुअल में स्टार्ट टाइम क्या रहा, फिनिश टाइम क्या रहा एक्टिविटी का या ऑपरेशन का। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमने ये स्टेप देख लिया है जो है हमारा डिस्पैचिंग। उसके पहले हमने शेड्यूलिंग किया, ठीक है, रूटिंग भी किया, लोडिंग भी किया। अभी इसके बाद वाला स्टेप हमें कौन सा करना है, फॉलोअप। शेड्यूलिंग किया, एक्चुअल प्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। डिस्पैचिंग वाले स्टेप में हमने ऑर्डर्स दिए, प्रोडक्शन हो रहा है। अभी फॉलोअप करना है। ऐसा तो नहीं है काम चल रहा है, प्रोडक्शन चालू हो गया है और हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं। फॉलोअप इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इट रिफर्स टू रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी हुआ, ऊपर सारी चीज़ें हमने प्लान की हुई थी, उस समय एक्चुअल नहीं था, शेड्यूलिंग तक। डिस्पैचिंग से एक्चुअल काम चालू हुआ तो उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना है। इफ़ नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स आर टेकन टू ऑब्टेन द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो ये हमने मॉनिटर किया, वो क्या मॉनिटर करेंगे हम, हमें जो क्वालिटी का गुड्स चाहिए वैसा बन रहा है या नहीं, जिस क्वांटिटी में चाहिए वो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे बन रहा है या नहीं प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। अब वहाँ पे कोई भी डिफरेंस आ रहा है, क्वालिटी जो हमने प्लान की थी वैसा नहीं बना है, क्वांटिटी जो हमने प्लान की थी वैसा नहीं बना है, जिस टाइम पे हमें प्रोडक्शन करना था नहीं हुआ है, तो वो जो डिफरेंस अगर आ रहा है उसमें, तो उस डिफरेंस को हम डेविएशन कहेंगे। तो उस डेविएशन को दूर करने के लिए करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे। जैसे जिस क्वांटिटी का हमने प्रोडक्शन सोचा था, जितनी क्वांटिटी का उतना नहीं बना है, मान लो 1000 क्वांटिटी हमने सोची थी नहीं बनी है, 800 ही बनी है, तो फिर 200 क्यों नहीं बनी, वो डेविएशन आया तो वो क्यों आया, वो हम ढूंढेंगे एंड करेक्टिव स्टेप्स लेंगे। कि मान लो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, या मशीन नहीं थे, मशीन ब्रेक डाउन हो गया था, या एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं थे, क्या प्रॉब्लम थी, वो ढूंढ के करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो उसे हम कहेंगे फॉलोअप स्टेप्स। सो ना फॉलोअप के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, क्या पर्पस से फॉलोअप किया जाता है। तो द पर्पस ऑफ फॉलोअप इज टू मॉनिटर the actual performance and to expedite the production if required। चेक करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो डिफरेंस है उसे दूर करना है। Now a proper follow-up ensures right quality and quantity of production। सिर्फ हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं और फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो फिर राइट क्वालिटी भी नहीं मिलेगा, राइट क्वांटिटी भी नहीं मिलेगा। अगर राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी चाहिए तो कंटिन्यू फॉलोअप करते रहना बहुत ज़रूरी है। नाउ इस फॉलोअप में प्रोसीजर क्या रहेगी, सबसे फर्स्ट है मेजरिंग एक्चुअल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम मेजर करेंगे हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन को, देन कंपेयरिंग एक्चुअल प्रोडक्शन विथ प्लान टारगेट। एक्चुअल हमने देख लिया, अब उसे हमें कंपेयर करना है विथ प्लानिंग। आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ डिविएशन इफ एनी। डिविएशन डिफरेंस आया है तो उसके कॉजेज क्या है, रीज़न क्या है, एंड उसके बाद आइडेंटिफाइंग करेक्टिव मेजर्स टू करेक्ट डिविएशन। अभी उस डेविएशन को दूर करने के लिए, डिफरेंस को दूर करने के लिए हम करेक्टिव मेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद एनालाइजिंग द करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स एक तो हम नहीं ढूंढेंगे, अलग अलग ऑप्शंस होंगे हमारे पास, तो उनको एनालाइज करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है बेस्ट करेक्टिव मेजर्स एंड उसे फॉलो करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजर्स, एंड उसके बाद है रिव्यू ऑफ करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, जैसे हम कहे कि रॉ मटेरियल का जो हम कहे कि कम क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, 1000 करनी थी हमें, 800 ही हुई, 200 का डिफरेंस आ गया, तो अभी मान लो वो डिफरेंस रॉ मटेरियल की वजह से है, तो करेक्टिव स्टेप्स क्या है,
रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। अब इस रॉ मटेरियल के अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हम उसमें से भी सिलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, एंड उसके बाद हम सिलेक्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसे, वहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे, एंड उसके बाद फिर से हम रिव्यू करेंगे कि हमने जो सोची थी 1000 क्वांटिटी वहाँ तक गुड्स प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉलो की जाएगी फॉलो अप स्टेप के अंदर। सो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज रीप्लानिंग। देखिए, अभी इन सम इंस्टेंसेस replanning is necessary to ensure the effective utilization of manufacturing facilities and personnel. Replanning revises the routes, loads and schedules and a new plan is developed. देखिए, पहले अभी तक हम क्या फॉलो कर रहे थे, हमने सारी चीज़ें प्लान कर ली थी। रूट्स क्या रहेंगे, लोड्स यानी कि टोटल ऑपरेशन टाइम क्या रहेगा, शेड्यूल टाइम टेबल भी हमने बना लिया था, उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, फिर हमने दोनों को कंपेयर किया, एक्चुअल प्रोडक्शन को प्लानिंग के साथ कंपेयर किया, जो भी डिफरेंस आया हमने हटाने की ट्राई की। मतलब कि उस समय जो प्लानिंग किया हुआ था वो वैसे का वैसा ही था, शेड्यूलिंग भी वैसा था, रूट्स भी वैसे थे, लोडिंग भी वैसा था, जो प्लानिंग की हुई चीज़ें थी एज इट इज़ थी, उसके साथ हम एक्चुअल कंपेयर करके डिविएशन को हटाने की ट्राई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या उन लोगों ने बोला है, कभी कभी रीप्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि कभी कभी हमें हमारे रूट्स को चेंज करना पड़ेगा, कभी कभी हमें हमारे शेड्यूल्स को भी चेंज करना पड़ेगा, एंड न्यू प्लान इज डेवलप्ड। Now in manufacturing units, replanning is often required. Changes in, अभी ये जो हम रीप्लानिंग करेंगे यानी कि हम हमारे प्लानिंग को ही चेंज कर रहे हैं, हम एक्चुअल पे नहीं जा रहे हैं कि एक्चुअल प्लान के हिसाब से क्यों नहीं हुआ वगैरह, प्लानिंग को यहाँ पे चेंज करना है। तो ये क्यों होता है, चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस, manufacturing methods, many other factors affecting the plant often indicate that a new manufacturing plan is needed. ठीक है, मान लो हम कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें। ठीक है, हमने सारी चीज़ें प्लान कर रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी हमारा चालू हो गया है, अभी डिफरेंस आ रहा है, अभी हमने चेक किया रीजंस, लेकिन अभी हमें क्या लग रहा है कि हमें हमारा प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि समझ लो मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ गया है, कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो गई है, रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई है, तो हम हमारा प्लानिंग ही उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी उस समय हम एज़ पर प्लानिंग बनाते जाएंगे तो हमारा वो गुड्स मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना है, उस टाइम प्लानिंग को चेंज करना है, रीप्लानिंग करना है। क्यों करना है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स चेंज होती रहती है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, फैशन, टेस्ट चेंज होता रहता है, इसलिए हमें रीप्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कुछ स्टेप्स देख लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।